सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक सर्विस लेन पर बोरे में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 कोठिया मोहल्ले में पुलिस ने छापेमारी की। हथियार तस्कर हुआ फरार। पत्नी को पुलिस ने देसी कट्टा के साथ किया गिरफ्तार। और अचानक जिलाधिकारी ने DCLR पूर्वी और पश्चिमी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। घंटों मची रही अफरा तफरी। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की चांदनी चौक सर्विस लेन में अज्ञात व्यक्ति का शव बोरे में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। अन्यत्र हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की आशंका। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक सर्विस लेन के किनारे से पुलिस ने एक बोरे में बंद युवक का शव बरामद किया है। मृतक की जीभ बाहर निकली हुई थी। ऐसे में आशंका है कि युवक की हत्या कर मौत के बाद साक्ष्य को छिपाने की नीयत से शव को बोरे में बंद कर फेंका गया है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद SDPO 2 विनीता सिन्हा पुलिस बलों के साथ घटना स्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल की। इसके बाद पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के पॉकेट से वैसे कोई कागजात और सामान नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। वहीं घटना स्थल पर शव के आसपास इलाके में खोजबीन में कुछ खास पता नहीं चल सका है। पुलिस और आम लोगों के मुताबिक युवक की हत्या अन्यत्र की गई होगी और साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को यहां लाकर हत्यारों ने सड़क किनारे फेंक दिया होगा। वहीं मौके पर पहुंची FSL की टीम और डॉग स्क्वाड जांच में जुटी हुई है। पूरे मामले को लेकर SDPO 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिली कि चांदनी चौक के समीप बोरा में एक शव मिला है, जिसके बाद ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया, साथ ही FSL की टीम को भी बुलाया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या कर शव को यहां फेंका गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। अग्रसर कार्रवाई की जा रही है। में एक सूचना मिली करीब 8 बजे कि एक बोरे में बंद यहाँ पे लाश को देखा गया है और इमीडिएटली सूचना मिलते ही यहाँ पे गश्ती गाड़ी पहुँची और जो हमारी टीम है वो पहुँची है। बोरे में कार्टन के अंदर एक लाश प्रतीत हो रही है कि सील करके यहाँ पे फेंक दिया गया है और हम लोगों ने FSL की टीम को बुला लिया है और डॉग स्क्वाड आ गए हैं और अनुसंधान इसमें शुरू हो चुका है। बॉडी अभी किसकी है इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो हम लोग बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं ताकि जो रीज़न ऑफ डेथ है वो स्टैब्लिश हो सके। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है? मर्डर लग रहा है कि किसी का मर्डर करके बॉडी को एक बोरे में कार्टन में बंद करके जो बैरिया से जो जाने वाली सर्विस लेन है उसमें फेंक दिया गया है। मैडम मेल या फीमेल है क्या कुछ? अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जैसे स्थानीय लोगों से बातचीत हो पाई है कि किस तरह? अभी लोगों से कुछ इनपुट नहीं मिल पाया है। इन लोगों ने इन्फॉर्म किया, गश्ती गाड़ी जो सुबह थी उसके द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पे एक बोरा में ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक से आज सुबह एक ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर सूचना मिला था कि बोरे में बंद एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसमें से ब्लड निकल रहा था। तो लोकल थाने के द्वारा वहाँ पे जाकर के और वेरीफाई किया गया और हम लोग के द्वारा भी उसका इंक्वेस्ट किया गया है, पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं। एक पुरुष की डेड बॉडी है जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 के बीच में है और अभी तक इसमें कहना कुछ मुश्किल है क्योंकि बॉडी मृतक का सत्यापन नहीं हो पाया है। तो जैसे ही हम लोगों ने बॉडी को सब जगह शेयर किया हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और बाकी जगह भी शेयर किया हुआ है, जैसे बॉडी का सत्यापन होता है, पोस्टमार्टम होता है तो हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। हथियार तस्कर को पकड़ने के लिए मिठनपुरा थाने की पुलिस ने 3 कोठिया मोहल्ले में छापेमारी कर महिला हथियार तस्कर को देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। मिठनपुरा पुलिस ने 3 कोठिया इलाके में हनुमान मंदिर के पास से एक शातिर के घर पर
छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने उसकी पत्नी को देसी कट्टा और एक गोली के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से एक मोबाइल भी जब्त किया गया। इसमें कई लोगों के मोबाइल नंबर मिले हैं, जिसकी पड़ताल में पुलिस जुट गई है। महिला की पहचान साजिदा खान के रूप में हुई है। उसका पति बबलू खान अपराधी है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि छापेमारी में बबलू खान उर्फ मंजूर खान फरार हो गया। उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर थाने पर लाकर पूछताछ की गई। थानेदार के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि बबलू खान हथियार तस्कर है। वह हथियार की खेप लेकर घर पर आया था। इसकी सूचना पर मिठनपुरा थाना पुलिस ने दल बल के साथ छापेमारी की। इसकी भनक लगते ही बबलू खान फरार हो गया। उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फरार बबलू खान पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तिनकोटिया एरिया में ही बबलू खान नाम के व्यक्ति के घर पे सूचना मिला था हमें कि वो हथियार की कारोबारी वो करता है, तस्कर है। तो हम लोगों ने उसके घर पे रेड किया। तो उसकी 2 पत्नियां थी, जिनमें से एक पत्नी के साथ जिसके साथ वो रहता था, उसके पास से हम लोगों को एक हथियार की भी बरामद हुई है। क्या नाम है? एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और कारतूस बरामद किया गया है। क्या नाम है सर महिला? शाहिदा उसका नाम है। गिरफ्तार कर लिया गया। महिला फरार। ये लोग कहाँ से सर मंगवाते? नहीं, महिला की गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से हथियार वगैरह मंगवाते थे? और इस पे ये जांच का विषय है, ये इस पे हम लोग जांच कर रहे हैं। बबलू खान भी इसमें हो सकते हैं साथ में? बिल्कुल, हथियार उसी का था और ये और अपनी पत्नी के साथ में मिलकर के कारोबार करता है। आईएएस का ध्वज दिखाकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा करने पहुंचे व्यक्ति को नगर थाना की पुलिस ने हिरासत में लिया। निकला नकली आईएएस। बाबा गरीब स्थान मंदिर में बुधवार की रात यूपी का एक युवक खुद को आईएएस अधिकारी बताकर वीआईपी दर्शन करने पहुंच गया। मंदिर के पुजारियों को शक हुआ तो वह जिले में तैनात डीडीसी का परिचित बताया। मंदिर प्रशासन ने इसकी सूचना डीडीसी को दी। फिर नगर थानेदार शरद कुमार मंदिर पहुंच गए। वहां थानेदार को भी युवक ने अपना परिचय आईएएस अधिकारी का ही दिया। थानेदार ने बातचीत के दौरान युवक की झूठ पकड़ ली। उसके साथ आए 3 और लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने लाई तो युवक अपना असली नाम पता बताने लगा। वह अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा। उसने पुलिस को बताया कि उसको लगा मंदिर में काफी भीड़ रही होगी, आसानी से दर्शन हो जाए, इसीलिए वह खुद को आईएएस अधिकारी बताया। नगर थानेदार ने जब युवक से पूछताछ किया तो उसका कहना था कि वह दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी करता है। पूरे मामले को लेकर एएसपी नगर ने बताया कि पकड़ाई युवक से पूछताछ की गई है। उसने वीआईपी दर्शन करने के लिए खुद को आईएएस अधिकारी बताया था। अपनी गलती मान ली है। युवक से पूछताछ कर उसे पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। हाँ, एक व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया है, उसको सूचना मिली थी पुलिस को। एक व्यक्ति अपने आप को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का पदाधिकारी बता रहा था और बोल रहा था कि हमें मंदिर में दर्शन करवा दीजिए, हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं। लेकिन जब उसकी जांच की गई तो पाया गया कि वो व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नहीं है और उसके पास से न तो हमें कोई फर्जी आई कार्ड मिला है, न ही ऐसी कोई उसके पास व्हीकल था जिसपे कोई उसका डिजिग्नेशन लिखा हो कि ये आईएएस होते हुए इस सेवा में है। तो इन पर आईपीसी की धाराओं के तहत तो कोई केस नहीं बनता है, लेकिन हमने उनको पीआर बॉन्ड पर और 107 की कार्रवाई करते हुए छोड़ा। कहाँ के ये रहने वाले? वो डिटेल्स आपको बताते हैं। रक्षाबंधन को राखी सही समय पर पहुंचे, इसको लेकर डाक विभाग ने प्रधान डाकघर में विशेष काउंटर लगाए। भाई बहन के अटूट प्रेम के बंधन का पर्व रक्षाबंधन इस बार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। डाक विभाग इस स्नेह के जुड़े पर्व को खास बनाने के लिए रंगीन डिजाइन में वाटरप्रूफ लिफाफे को 15 रुपए में उपलब्ध करवा रहा है। यह व्यवस्था बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि सामान्य डाक या स्पीड पोस्ट के जरिए देश के दूसरे राज्यों, शहरों या यहां तक कि 7 समंदर पार रहने वाले भाइयों को भेजी गई राखी गीली होने से बच सके। डाकघर में इस बार राखी के लिए विशेष तैयारी की गई है। राखी बुक कराने के लिए डाकघर पहुंचने वाली महिलाओं को भीड़ से बचाने और केवल राखी लेकर पहुंचने पर उन्हें पैकिंग सहित स्पीड पोस्ट कराने की सुविधा देने के लिए खास इंतजाम किया है। हेड पोस्ट ऑफिस कंपनी बाग डाक विभाग द्वारा
रक्षाबंधन को लेकर 2 अतिरिक्त काउंटर भी खोले गए हैं। पूरी जानकारी हेड पोस्ट ऑफिस के हेड पोस्ट मास्टर जी.के. दास ने दी। रक्षाबंधन के लिए भारतीय डाक विभाग का बहुत अहम पहल ये है कि हम लोग भाई बहनों का जो प्यार है उसमें जो है भारतीय डाक विभाग संदेश वाहक का तो काम शुरू से ही करते आया है और सबों का एक बहन का प्यार भाई को मिले और उनके द्वारा जो भेजा हुआ संदेश है राखी, तो राखी का जो है सो सही ढंग से हम लोग भिजवाते हैं। भारतीय डाक विभाग की तरफ से बहुत अच्छा इन्वेलप है, राखी इन्वेलप, और बिल्कुल प्लास्टिक कोटेड है, बहुत ही मजबूत लिफाफा है और मात्र 15 रुपया में है। और वह 15 रुपया भी हम लोग उसको डाक टिकट में रिबेट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और वह इन्वेलप ऐसा है कि वो पानी में डाल भी गया, भीग भी गया, तो भी बहन के द्वारा जो राखी भेजा गया अपने भाई को, तो वो कभी भी डैमेज नहीं होता है, एकदम सुरक्षित राखी पहुंचता है। इतना अच्छा मेरा पैकिंग होता है और सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा भारतीय डाक विभाग लेता है। और ये दायित्व हमारा डिपार्टमेंट विगत 10 वर्षों से करते आ रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। अभी राखी का सीजन है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा 19 तारीख को रक्षाबंधन है ना। तो इसके पूर्व जो हमारा संडे वाला दिन होगा उस रोज भी हमारा पूरा डाकिया हेड ऑफिस का पूरे मुजफ्फरपुर का डाक वितरण करेगा, छुट्टी के दिन में भी, हाँ, राखी का, ताकि हम लोग का ये प्रयास रहता है मैंने एक भी राखी छुट्टी के चलते हमारे यहाँ पेंडिंग नहीं रह जाए और हर राखी मैंने गंतव्य स्थान तक यानी उस भाई तक पहुंचना चाहिए जिस भाई तक उनकी बहन ने भेजने का प्रयास किया है। तो हम लोग उसके लिए स्पेशल व्यवस्था रखते हैं कि संडे के दिन भी हम लोग उसको डिलीवरी करवाते हैं। स्पेशल काउंटर भी सर खोले जा रहे हैं राखी को लेकर? हाँ, स्पेशल काउंटर जैसे मेरा MPCM काउंटर जो होता है, मल्टीपर्पज काउंटर जो होता है, जिसमें बुकिंग होता है, RPLI PLI का प्रीमियम भी लेते हैं हम लोग, है ना, रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट भी बुक करते हैं, उसको MPCM काउंटर बोला जाता है। तो पहले से हमारा 3 चल रहा था, हमने अपार भीड़ को देखते हुए एक काउंटर और भी बढ़ा दिया और किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। और सारा इन्वेलप हम लोग देर रात्रि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक भी बुकिंग कर लेते हैं। पहले पिस्टल के साथ अब हाईवे पर बाइक सवार युवती का खतरनाक स्टंट, माफी मांगने के बाद भी नहीं सुधरी तो लगेगा जुर्माना। पहले पिस्टल के साथ भोजपुरी गाने पर वायरल हुए रील्स के बाद एक बार फिर मारीपुर की रहने वाली युवती का हाईवे पर अपने पुरुष मित्र के साथ बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवती ने रील्स बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। युवती का पुरुष मित्र बाइक चला रहा है और वो खुद पीछे चलती बाइक पर खड़ी होकर डांस करते दिख रही है। वीडियो के बैकग्राउंड में गाना चल रहा है। वहीं दूसरे वीडियो में युवती हाथ छोड़कर बाइक चलाते हुए दिख रही है और बैकग्राउंड में गाना चल रहा है। हालांकि वायरल वीडियो युवती ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट किया था, जो वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि युवती और उसके बॉयफ्रेंड का अलग अलग धाराओं में चालान काटा जाएगा। परिवहन एक्ट के तहत चालान की राशि 50,000 तक हो सकती है। एक तो गलत तरीके से बगैर नंबर प्लेट की बाइक चलाना, खतरनाक ड्राइविंग, बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाना और यातायात नियम तोड़ने के इस कृत्य को परिचालित करने को लेकर चालान लगेगा। इसके अलावा दोनों का लाइसेंस और गाड़ी के कागजात की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि इसी युवती का सिटी पार्क में पिस्टल के साथ भोजपुरी गाने पर पिस्टल के साथ रील्स वायरल हुआ था। तब युवती और उसके पुरुष मित्र को पुलिस ने हिरासत में लिया था। जांच में पता चला था कि रील्स में दिख रहा पिस्टल नकली था। हालांकि इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने इनसे माफी वाला वीडियो बनवाया था, जिसमें युवती और उसका दोस्त ये कह रहे थे कि आगे इस तरह कानून तोड़ता हुआ कोई रील्स या वीडियो नहीं बनाएंगे। पर लाइक, कमेंट्स और शेयर की आदत से
मजबूर दोनों फिर से वायरल वीडियो बनाने लगे। युवती का स्टंट करते हुए एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती बहुत ही खतरनाक स्टंट करते हुए स्पोर्ट्स बाइक के साथ में अपना वीडियो बना रही है, और एक लड़का है जो एक वीडियो में लड़की के साथ में इसी तरह से स्टंट करते हुए वीडियो बना रहे हैं। तो हम लोग के द्वारा संज्ञान लिया गया है। पहले भी हम लोगों के द्वारा कई इस तरह के जो खतरनाक स्टंट करते हुए युवक युवतियों के द्वारा वीडियोस बनाए जाते थे, उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई थी। अभी भी हम लोग इसमें भारतीय न्याय संहिता के अंदर में जो उचित प्रावधान है और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो उचित प्रावधान है, उनके अंदर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और आगे के लिए भी अगर इस तरह की कोई भी वीडियो बनाता है या फिर वायरल करता है या फिर कोई स्टंट करता है, तो हम लोग की हाईवे पेट्रोलिंग वगैरह में भी हम लोगों ने एक स्पीडिंग रडार लगा हुआ है, जिससे कि ऑटोमेटिक अगर वो स्पीड से एक क्रॉस करता है तो हम लोग उसमें इमीडिएटली इसको डिटेक्ट करके फाइन करने का उसमें प्रावधान है। अभी कितने का चालान किया गया है? अभी चालान नहीं हुआ है, हम लोग इसको पहले सत्यापन करके फिर उसमें कार्रवाई करें। बिहार विश्वविद्यालय में बीएड कॉलेज में अवैध पैसा मांगे जाने के खिलाफ छात्रों का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। बिहार विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में अवैध पैसा वसूली के खिलाफ बिहार छात्र संघ के द्वारा जारी आमरण अनशन के दूसरे दिन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एवं छात्र राजद भारत ने अपना समर्थन दिया। मौके पर बिहार छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि यह आमरण अनशन छात्रों के प्रति हो रहे अन्याय और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज द्वारा अवैध रूप से छात्रों से प्राप्त की जा रही राशि, विश्वविद्यालय के द्वारा कॉलेज पर गठित जांच कमेटी की लीपापोती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। यह कदम विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उठाया गया है। आमरण अनशन पर बैठे छात्र जो अपने हक और न्याय की मांग कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें और इस गंभीर मुद्दे को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। देखिए, एक महाविद्यालय है जिसका नाम है शहीद प्रमोद। अब शहीद प्रमोद कौन है? तो शहीद प्रमोद है, कारगिल में शहीद हुए थे, उन्हीं का नाम है शहीद प्रमोद। और उनके नाम से अफिलिएशन लेके 4th ईयर बीएड कॉलेज चलाया जा रहा है उनके भाई के द्वारा। और उसमें क्या किया जाता है, वो अपने गांव में कॉलेज खोल लिए हैं, और जो भी बच्चा जो जाता है समस्तीपुर से, मधुबनी से या बेतिया से, वहाँ पे नाम लिखाए हुए हैं, वहाँ पे जाता है पढ़ने, तो उनको क्या किया जाता है, जो विश्वविद्यालय का फी है ना, उससे ज़्यादा लिया जाता है। विश्वविद्यालय में बोलती है 1900 लो, वो लेते हैं 3500। अब प्रैक्टिकल के नाम पे अवैध तरीके से 3000 5000 रुपये हर बच्चे से लिया जाता है, और जो विश्वविद्यालय का जो चार्ज है वो तो लेते ही हैं। तो इस तरीके का घटना किया जाता है। अगर कोई बच्चा आवाज उठाने गया, अगर कोई बच्चा उनके खिलाफ बोलने गया, तो उसको साइड में ले जाके, वो खोपचा रूम नहीं कहते हैं, उसमें ले जाके सिखाने का काम किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। अगर फिर भी ना माने तो उसको बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कैंसिल करवा दिए। और सिर्फ वही हाल हुआ है, एक बच्चे लोग आवाज उठाए, उसके खिलाफ विरोध किए कि भाई आपका तानाशाही नहीं सहेंगे, इस तरीके का अवैध पैसा हम नहीं देंगे। हम लोग का भी टीम बिहार छात्र संघ थी वहाँ पे, लेकिन उसका क्या किया, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करने दिया, मतलब फॉर्म ही नहीं भरने दिया, एग्जामिनेशन फॉर्म। अब बताइए, कोई बच्चा उतना पैसा लगा के पढ़ने जा रहा है, कोई गरीब बाप का बेटा है वहाँ पढ़ने। आज विश्वविद्यालय में जितने भी मतलब शहीद प्रमोद बीएड महाविद्यालय के द्वारा अनियमितता के खिलाफ हम लोगों ने आवाज बुलंद किया, उन छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इस सिलसिले में आज भूख हड़ताल पे हम लोगों ने बैठे हैं और आज दूसरा दिन है भूख हड़ताल का। समस्या है कि जिन छात्रों ने शिकायत किया उन्हें परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया गया, महाविद्यालय में व्यवस्थाएं सही नहीं हैं, उन व्यवस्थाओं के खिलाफ जिन छात्रों ने आवाज़ उठाया उनके भविष्य को समाप्त करने का कार्य किया, और भविष्य की उन छात्रों का भविष्य ऐसे बर्बाद किया गया। जो छात्र लगातार इसका विरोध करते रहे उनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया, लेकिन जो छात्र विरोध किए और पीछे हटे, जिनको मैनेज करना कहा जाता है, जो छात्र मैनेज कर लिए उन छात्रों का परीक्षा फॉर्म भर दिया गया। क्यों? वो मैनेज किस तरह से हुआ है, तो वह कोर्ट में एफिडेविट बनवाया गया, शपथ पत्र तैयार किया गया कि महाविद्यालय में सभी व्यवस्थाएं सही हैं, हम लोगों ने महाविद्यालय पर झूठा आरोप लगाया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ने भूमि सुधार उपसमहर्ता पूर्वी और पश्चिमी के कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। बिहार सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भूमि की दाखिल खारिज, जमाबंदी, परिमार्जन आदि से संबंधित मामलों में सुधार नहीं हो रहा है।
सरकार जमीन से संबंधित मामलों को ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन राजस्व अधिकारी और कर्मी की शिथिलता के कारण वादों में कमी नहीं आ रही है। भूमि सुधार उप समहर्ता ने न्यायालय में केसों का अंबार है। जमीन से संबंधित केसों को लेकर आवेदक डीएम से लगातार शिकायत कर रहे थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गुरुवार को जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने डीसीएलआर पूर्वी और पश्चिमी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई अनियमितता पाई गई, जिसमें कि बासजीत पर्चा, मालिकाना हक, भूमि रियायतीकरण, जमाबंदी, परिमार्जन, दाखिल खारिज, अपील, भूमिवाद निराकरण के बहुत से मामले लंबित हैं। साथ ही परिमार्जन के अपीलीय मामले को भी काफी समय तक लंबित रखा गया है। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जिला भूमि सुधार उप समहर्ता पूर्वी के कार्यालय में 3200 वाद, वहीं जिला भूमि सुधार उप समहर्ता पश्चिमी के कार्यालय में 2500 वाद लंबित हैं। लंबित वादों के निपटारे को लेकर डीएम ने सप्ताह में 5 दिन कोर्ट लगाकर साथ ही पेशकारों की संख्या बढ़ाकर लंबित वादों का जल्द निपटारा करने का आदेश दिया है। ये बहुत दिन से ड्यू था, ये मेरे द्वारा किया जाना था। डीसीएलआर कार्यालयों में जो है कार्य की काफी अधिकता है, तो उसी अनुपात में अभी जो हम लोगों ने लिपिकों का स्थानांतरण किया है, तो सभी मतलब दोनों जो डीसीएलआर हैं, दोनों के कार्यालय में पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने कर्मी दिया है। 6 लिपिक हैं, 3 ऑपरेटर हैं, इसके अलावा भी अन्य कर्मी हैं। तो अब अपेक्षा इन लोगों से यही है कि ये लोग तेजी से जो है जो लंबित वाद हैं उसका डिस्पोजल करें। इनको निर्देश दिया गया है कि कम से कम 5 से 6 दिन जो है ये निश्चित रूप से कोर्ट करें, और कोर्ट में जो मामले हैं उसमें विभिन्न पक्षकारों को नोटिस करते हुए उन मामलों की सुनवाई करते हुए, क्योंकि डीसीएलआर का मूल काम ही है कोर्ट करना, जो जमीन से संबंधित जो अपील के वाद लंबित रहते हैं। और चूंकि यहाँ पर बहुत दिनों से डीसीएलआर का पोस्ट खाली भी रहा, फिर नए लोगों की पोस्टिंग हुई, लेकिन इलेक्शन में सब लोग बिजी हो गए। तो जैसे पूर्वी डीसीएलआर के यहाँ 3000 के लगभग मामला पेंडिंग है, पश्चिमी डीसीएलआर के यहाँ 2500 से ज्यादा मामला पेंडिंग है। तो इसमें हम लोगों ने इनको बोला है कि पेशकार की संख्या बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब आपके पास 6 लिपिक हैं, 4 पेशकार बनाइए, उनमें केसेस बांटिए, और लगातार जब आप 5 से 6 दिन आप जब सुनवाई करेंगे तो केसेस का डिस्पोजल बढ़ेगा। और डिस्पोजल को हम लोगों ने स्पीड बढ़ाने के साथ साथ ये भी टारगेट दिया है कि अगले 3 महीने में ये आधा जो पेंडेंसी है उसको कम से कम जो है वो आधा करें। अगर 3000 पेंडेंसी है तो वो 1500 पे आए, 2500 पेंडेंसी है तो वो 1200 पे आए। तो इसकी हम लोग जो है हर एक महीने समीक्षा भी करेंगे, और लोगों का भूमि विवाद का समाधान त्वरित हो उस दिशा में जो भी कदम उठाना होगा वो हम लोग उठाएंगे। निरीक्षण के दौरान किसी तरह की कोई खामी नहीं, वही है कि कोर्ट केसेस की पेंडेंसी है, क्योंकि नवंबर में दोनों डीसीएलआर की पोस्टिंग हुई है, उससे पहले भी रिक्त रहा है काफी दिनों तक। तो कोर्ट केसेस जैसा मैंने आपको बताया कि पूर्वी में 3200 के लगभग पेंडेंसी है, पश्चिमी में 2500 से ज्यादा केसेस की पेंडेंसी है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसमें इनको बोला गया है कि अब लिपिक दे दिया गया है, ऑपरेटर इनके पास है, कि आप जो है कोर्ट क्लर्क जो पेशकार होते हैं 4 पेशकार अपने अपने न्यायालय में बनाइए, और उनको 600-700 केस जो है असाइन करिए, और उसकी दैनिक सुनवाई करके उन मामलों में त्वरित जो है डिसीजन। अब ये ऑनलाइन होता है, डीसीएलआर कोर्ट बिल्कुल ऑनलाइन है, जिनको अपील दायर करना है वो भी ऑनलाइन अपील दायर करेंगे, और जो डीसीएलआर को डिसीजन पारित करना है वो भी ऑनलाइन अपलोड होगा। तो इससे काफी पारदर्शिता भी बढ़ी है। अब जो पेंडेंसी है वो हम लोगों का कम हो, इस पे हम लोगों का प्रयास है। और जैसा आप लोगों ने म्यूटेशन के मामलों में भी देखा है, फरवरी से लेकर के अभी तक लगभग हम लोगों ने 18 से 20 हजार जितने मामले आए हैं, उससे 18 से 20 हजार मामलों का हम लोगों ने डिस्पोजल किया। वो डीपीआरओ साहब डिटेल आंकड़ा आपको दे देंगे। तो वो 20,000 मामले जो काफी सालों से पेंडिंग थे, महीनों से पेंडिंग थे, उसमें कमी आई है। अब अगला स्टेप हम लोगों का है कि डीसीएलआर कोर्ट की पेंडेंसी जो है कम हो, और अंचल अधिकारियों के पास भी जो मामला है जो 63 दिन से पुराना है, उन मामलों को भी हम लोग तेजी से जो है उसका निवारण कराएं। तो इस दोनों फ्रंट पे हम लोग काम। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया
कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, UA एसोसिएट का प्रोप्राइटर। हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉड्यूलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। वक्फ बोर्ड विधेयक बिल का गिरिराज सिंह फैंस क्लब के सदस्यों ने किया स्वागत। संसद के मानसून सत्र के दौरान वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने और बेहतर प्रबंधन एवं पारदर्शिता के लिए सरकार ने लोकसभा में गुरुवार को विधेयक पेश किया। मुजफ्फरपुर में गिरिराज सिंह फैंस क्लब ने वक्फ संशोधन बिल का स्वागत किया है और इसे भारत सरकार की बड़ी पहल करार देते हुए इस विधेयक को महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छा बताते हुए कहा कि ये गरीबों के लिए मददगार साबित होगा। क्लब के संरक्षक दिवांशु किशोर ने कहा कि भारत सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश कर बड़ी पहल की है, जिसका हम स्वागत करते हुए कलमबाग रोड तिरमोहानी का नाम आज से गिरिराज चौक करने का
सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए विधिवत पूजा अर्चना कर रखा गया। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं कलमबाग रोड के हिंदू भाइयों को। उन्होंने निर्णय लिया दोपहर में कि इस चौक का नाम गिरिराज चौक रखते हैं। उस उपलब्ध वक्फ बोर्ड बिल के उपलक्ष्य में मिठाई बांटी जा रही है और गिरिराज चौक रखने का मिठाई बांटी जा रही है। विधिवत नामकरण पूजा पाठ हुआ। विधिवत नामकरण का पूजा पाठ किया गया है और आज से गिरिराज चौक के नाम से जाना जाए। लड्डू बांटा गया, फटाखा छोड़ेगा, मिठाई बरसा बांटा गया। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय में बैंक के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। कलमबाग चौक स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय में ग्रामीण बैंक के हजारों कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यालय का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों का आरोप है कि सेंट्रल बैंक के प्रबंधक ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में जाकर आम लोगों का काम करते हैं और सेंट्रल बैंक के अधिकारी लगातार हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। क्या दिक्कत है ये हम लोगों को पता नहीं और हम लोगों ने जो मांग रखी है, अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगे इससे भी उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दे दिया गया तो सेंट्रल बैंक वालों को क्या समस्या है, क्या दिक्कत है जो ग्रामीण बैंक को देना नहीं चाह रहे, जबकि ग्रामीण बैंक के लोग नदी में पानी में जा करके जनता का सेवा कर रहे हैं। फिर भी सेंट्रल बैंक के प्रबंधक के जो लोग हैं वो ग्रामीण बैंक के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। मनमानी शोषण किया जा रहा है। ठीक है, सारे लोग इतने उत्तेजित हो गए हैं कि इस लेवल तक के लोग आ गए। पहले हम लोग भी शांति से वार्ता करना ही चाहे लेकिन लोग माने नहीं, तो जनता जितने भी बैंक एम्प्लॉय है या ऑफिसर हो, क्लर्क हो, जितने भी लोग हैं, सारे लोग 14 रीजन के लोग एकत्रित हैं, सारे यूनियन के लोग एकत्रित हैं और ये मानने वाले नहीं है। लास्ट तक कई लोग लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये सारी मांगे मेरी पूरी नहीं हो जाती है। लड़ाई जारी रहेगा, मैनेजमेंट को झुकना होगा तभी हम लोग मानेंगे, चाहे इसके लिए खून क्यों नहीं देना पड़े। ऐसे भी हम लोग पसीना बहा रहे हैं, गांव घर में बहा रहे हैं। प्रशासन आई है तो क्या प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन ने अपना काम किया, काम कर रही है। प्रशासन से हमारी कोई मांगे नहीं, हमारी मांगे हमारी मैनेजमेंट से है। हम लोग कोई अराजक तत्व नहीं है, हम लोग असामाजिक तत्व नहीं है कि हम लोग के किसी भी तरीके का कोई हम लोग असामाजिक तत्व नहीं कोई चाह रहे। हम लोग एक पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग हैं। हम लोग अपने बात को अच्छे से रख रहे हैं और आज हम इतने लोग इसीलिए एकत्रित हुए ताकि हम लोग जब बोले तो हमारी बात प्रबंधन के कान में अच्छे से जाए। हम लोग जो भी कर रहे हैं नियम पूर्वक कर रहे हैं, शांति पूर्वक कर रहे हैं। प्रशासन आई तो वो भी यही बोली कि जो भी कीजिए शांति पूर्वक कीजिए, जो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। ना हम लोग रोड जाम कर रहे हैं, ना हम लोग कोई दंगा फसाद कर रहे हैं। अपनी डिमांड के लिए तो लोग भी करेगा। अगर आप ही को ले लिया जाए, अगर आपको प्रॉपर पैसा नहीं मिलेगा काम के बदले तो क्या आप काम कीजिएगा? हम लोग शांति से काम कर रहे हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं? और आप लोग से भी निवेदन है, मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि वो भी इस धरना प्रदर्शन को चारों तरफ ब्रॉडकास्ट करें। लोहार कल्याण महासभा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। बिहार राज्य की लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर लोहार कल्याण महासभा ने गुरुवार को समरनालय परिसर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया। इस मांग के संबंध में जिलाध्यक्ष चंदेश्वर ठाकुर ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के नाम से एक ज्ञापन तिरहुत प्रमंडल आयुक्त को सौंपा। मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार राज्य की लोहार जाति शुरू से ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध है।
भारत का राजपत्र अनुसूचित जनजातियां संशोधन अधिनियम 1976 के बिहार राज्य की सूची के क्रम संख्या 22 पर लोहार शब्द की प्रविष्टि है। भारत के राजपत्र अनुसूचित जनजातियां संशोधन अधिनियम 1976 में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि हिंदी और अंग्रेजी में विवाद हो तो हिंदी को प्राथमिकता दी जाए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार की लोहार जाति को बार बार अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है और बाद में न्यायालय मामला बताकर रद्द कर दिया जाता है। इससे बिहार राज्य के 50 लाख लोहार जाति के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि भारत का राजपत्र अनुसूचित जनजातियां संशोधन अधिनियम 1976 के बिहार राज्य की सूची की क्रम संख्या 22 पर प्रविष्ट लोहार को फिर से अनुसूचित जनजाति का दर्जा बहाल करते हुए बिहार सरकार को यह निर्देश देने की कृपा की जाए। बिहार राज्य की लोहार जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं तथा उन्हें अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली सारी सुविधाएं दी जाए। करेंगे 50 लाख लोहार अनुसूचित जनजाति की सुविधा से वंचित है। ये भारत सरकार द्वारा साजिश रची गई है कि लोहार को इस अधिकार से वंचित कर दिया जाए, लेकिन लोहार कल्याण महासभा उस अधिकार को लेकर रहेगी, क्योंकि संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के क्रम संख्या 22 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लोहार अनुसूचित जनजाति है पूरे बिहार में। इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली की चिट्ठी है, बिहार इलेक्शन कमिश्नर की चिट्ठी है, कल्याण मंत्रालय की चिट्ठी है, गजट ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि क्रम संख्या 22 पर पूरे बिहार में लोहार अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। हमने कई बार जिला पदाधिकारी के माध्यम से हम अपनी सूचना प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, राष्ट्रपति जी को भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम इस धरना के माध्यम से आयुक्त महोदय के द्वारा अपना ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और माननीय गृह मंत्री जी को हम ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि हमारा जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है, हम अलग से मांग नहीं करते हैं, हमारा संविधान में प्रदत्त अधिकार है, पूर्व से अनुसूचित जाति लिखा हुआ है, उसको वो पुनः बहाल करे। और नहीं बहाल करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मंत्री हैं उनका घर का आवास का हम लोग पूरा बिहार के लोहार घेरने का काम करेंगे और उनको चलने नहीं देंगे। हम ये कहना चाहते हैं पूरे बिहार के लोहार इस मुद्दा पर एकजुट है। हमारा दूसरा हमारी मांग है, आज हम लोग ये लोहार कल्याण महासभा का जो ये धरना है, ये कमिश्नर साहब से के हम लोग सूचना दे करके और उनसे कमिश्नर साहब से हम लोग आज उनके माध्यम से सरकार को हम लोग मेमोरेंडम देने का आज काम करेंगे। और हमारी मांग है जो संविधान बना 1950 में, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाने का काम किए, उसमें लोहार जो है बिहार के वो आदिवासी की सूची में उसमें सूचीबद्ध है। संविधान में लोहार को एसटी में रखा गया, लेकिन जितने भी सरकारें आई, पूर्व के सरकार जो जितने आई, वो लोहार के साथ गलबानी करने का काम किया और उसको यह सुविधा देने से वंचित रखने का काम किया। और जो हमारी जो संवैधानिक अधिकार नहीं दिया, तो हमारे लोहार समाज में बिहार में अभी तक कोई न एमपी है, न एक एमएलए है, न एक एमएलसी है। और हमारी बात को संविधान में वो लोकसभा विधानसभा में कोई उठाने वाला नहीं है। तो आज हम लोग इस धरना के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे राष्ट्रीय मुसहर भुइयां संघ सदस्यों का अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। आज तीसरे दिन समाहरणालय परिसर धरना स्थल पर राष्ट्रीय मुसहर भुइयां संघ के बैनर तले 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी रहा, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ने टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी के चयन एवं सेवा शर्त से संबंधित मार्गदर्शिका 2018 के विपरीत बहाली कर मुसहर समाज को बहाली के लाभ से वंचित करने, अविलंब मुसहर समाज को टोला सेवक के पद पर बहाली करते हुए दोषी पदाधिकारी पर कानूनी कार्रवाई करने, मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत भूमिहीन मुसहर समाज को अभियान चलाकर 5 डिसमिल जमीन एवं आवास देने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय मुसहर भुइयां संघ मुजफ्फरपुर के बैनर के तत्वाधान में मुसहर समाज के लोगों ने समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन शुरू किया।
संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार माझी ने कहा कि अगर हमारी 9 सूत्री मांग अविलंब पूरा नहीं होता है तो आमरण अनशन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। हम लोग अभी तक इंतजार में है कि अब आएगा, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से अभी तक किसी तरह की कोई सूचना या किसी ढंग की वातावरण या वार्ता नहीं हो पाया है। 9 सूत्री मांगों को लेकर क्या क्या मांग है? 9 सूत्री मांग है। 9 सूत्री में पहला मांग है या और जो 9 सूत्री मांग है मेरा कोई नई मांग नहीं है, यह पुराना मांग है। पिछले दफा भी 23 सितंबर 2023 को इसी जगह इसी अनशन के माध्यम से हम लोगों ने 7 दिन तक 6 दिनों तक अनशन किए थे और 7वां दिन जाकर के अनशन टूटा था और प्रशासन आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांगे हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे और काम करेंगे, लेकिन प्योर झूठ निकला, कोरा कागज निकला। प्रशासन मेरे साथ छल किया, हमारे समाज के साथ छल किया है और अनशन तोड़वा करके कोई काम नहीं किया। उसी मुद्दा को लेकर के पुनः हम लोग 6 तारीख से अनिश्चित काल के लिए फिर बैठे हैं। आज तीसरा दिन है, किसी ढंग की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब पहला मांग है, हम लोगों के जो समाज है, आप लोग जानते हैं कि मुसहर समाज आज भी आज़ादी के बाद सबसे निचले पौधान पर बैठा हुआ है, जिसके पास न शिक्षा है, न आर्थिक स्थिति है, न सामाजिक शैक्षणिक है, किसी भी तरह की सुविधा उस समाज के पास नहीं है। फिलहाल बिहार सरकार के द्वारा इस समाज के जो थोड़ा बहुत शिक्षित पढ़े लिखे मैट्रिक इंटर है उसके लिए एक योजना निकाला महादलितों के लिए टोला सेवक के माध्यम से इस समाज के जो युवक है उसको जोड़ करके समाज के मुख्य धारा में जोड़ना था, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी वर्तमान में अजय कुमार के द्वारा न जाने हमारे समाज से, खास करके मुसहर समाज से उस डीओ के क्या एलर्जी है मुझे मालूम नहीं। उसी में हमारे जो बहाली का नियमावली है, टोला सेवक के बहाली का जो नियमावली है उसके उल्टा बहाली करके और मुसहर समाज को उस लाभ से वंचित कर दिया है, बहाली से बाहर कर दिया है, जिसके चलते हमारा समाज दर दर के ठोकर खा रहा है, कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं जिला पदाधिकारी से इस विषय को लेकर के बिहार सरकार से कि इस बहाली को उच्च स्तरीय जांच करते हुए और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए और हमारे समाज के टोला सेवक के पद पर बहाली करने का काम करे। दूसरा मांग है, मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत मुसहर समाज को 5 डिसमिल जमीन सहित आवास दिया जाए, क्योंकि हमारे समाज के पास आज भी एक धूर अपना जमीन नहीं है जो अपना जमीन में घर बना करके वह सही सलामत शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। आप लोग भी देखते होइएगा, घूमते फिरते हैं तो मुसहर के टोला। आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।